जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे नेपाल को किनारे कर भारत ने चीन से मिला लिया हाथ। बालेन सरकार की परीक्षा एक दर्रा बना जियोपॉलिटिकल का अखाड़ा दोस्तों। वहीं बालेन सरकार ने एवरेस्ट पर अमेरिकी ड्रोन की फ्लाइट टेस्ट रोकी। नेपाल ने चीन को दी थी इसकी इजाजत। ट्रम्प के दूत भी थे मौजूद। बताएंगे क्या है जानकारी, लेकिन चौंकाने वाली बात सामने आई। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर से नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने नहीं की मुलाकात। जी हां, अब भारत के दौरे पर भी मच गया सस्पेंस। बताएंगे ऐसा प्रोटोकॉल को लेकर क्या या फिर उनकी अकड़ है, बताएंगे बालेंद्र शाह की कहानी दोस्तों। वहीं बताएंगे यूएई हाथ से निकला अब पाकिस्तान से। खार बैठा है चाइना, सीपीईसी पर दम तोड़ देगी क्या दोस्ती, क्या पाकिस्तान होने वाला है बर्बाद। वहीं दोस्तों पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को ताकतवर बना रहा अमेरिका, बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट का कर दिया ऐलान। वहीं बंगाल में 15 बूथ पर दोबारा वोटिंग। साउथ 24 परगना में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच तगड़ी झड़प। हालता में लोगों का टीएमसी कार्यकर्ताओं पर मारपीट का लगा आरोप। बताएंगे कैसे बंगाल में बदलाव है जरूरी। लगातार बेहतरीन से बेहतरीन खबरें आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भारत की वर्ल्ड डिप्लोमेसी का दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहले ही सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत और चीन ने कई वर्षों बाद लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू करने का फैसला किया है। जी हां, इसके साथ ही नेपाल की बालेंद्र शाह सरकार के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह है। नेपाल इस क्षेत्र पर अपना दावा करता रहा है, इसीलिए सवाल यह है कि क्या बालेंद्र सरकार भारत और चीन के सामने इस क्षेत्र को लेकर विरोध दर्ज करा पाएंगे। लिपुलेख नेपाल भारत तिब्बत के मिलन बिंदु पर स्थित एक रणनीतिक हिमालयी दर्रा है, जिसे भारत अपना हिस्सा कहता है। तो नेपाल ने अब इस क्षेत्र पर अपना दावा शुरू कर दिया है। लिपुलेख दर्रा भारत, चीन और नेपाल के बीच एक जियोपॉलिटिकल विवाद की तरह बन गया है। लिपुलेख नेपाल के सुदूर उत्तर पश्चिम में 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। यह भारतीय नक्शों में भारतीय क्षेत्र में और नेपाली नक्शों में नेपाली क्षेत्र के रूप में दिखाई देता है। दशकों से ऐसा ही चला आ रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जो बदला है वो है इसके आस पास बन रहा इंफ्रास्ट्रक्चर। और भारत चीन के फैसलों के बीच नेपाल इस क्षेत्र पर अपना दावा पेश कर रहा है और यह नेपाल के अंदर राष्ट्रवाद का विषय बन चुका है, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने हवा देना शुरू किया था। भारत के सीमा सड़क संगठन ने मई 2020 में कैलाश मानसरोवर यात्रा सड़क के आखिरी 80 किलोमीटर के हिस्से को पूरा कर लिया है। ये सड़क उत्तराखंड के घटिया बगड़ से लिपुलेख दर्रे तक जाती है, जिससे पहले कई दिनों तक पैदल चलने वाला सफर अब तिब्बत जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए गाड़ी से तय करने लायक रास्ता बन गया है। नेपाल का कहना रहा है कि ये सड़क नेपाल के संप्रभु क्षेत्र से होकर गुजरती है, जबकि भारत का क्लियरली कहना है कि यह सड़क पूरे तरीके से भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में ही स्थित है। दोस्तों केपी शर्मा ओली के शासन काल में नेपाल की संसद ने संविधान में संशोधन करके लिपुलेख, लिम्पिया, धुरा और काला पानी को नेपाल के आधिकारिक नक्शे में शामिल कर लिया। इसका मकसद ओली की वामपंथी पार्टी का देश में अपना जनाधार मजबूत करना था, लेकिन भारत उस समय कूटनीतिक रूप से कहीं और ही व्यस्त था। भारतीय अधिकारियों का मानना है कि इस फैसले को बढ़ावा देने या इसमें मदद करने में चीन की भूमिका रही है, लेकिन सार्वजनिक रिकॉर्ड में अभी तक ये बात साबित नहीं हो पाई है। लेकिन जो बात साफ है वो ये है कि चीन ने असल में नेपाल के क्षेत्रीय दावे का समर्थन नहीं किया है। जब चीन ने 2023 में अपना स्टैंडर्ड नक्शा जारी किया था तो उसने इन विवादित क्षेत्रों को नेपाल के बजाय भारत की सीमाओं के भीतर दिखाया था, जिस पर नेपाल ने बीजिंग के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। लिपुलेख की भौगोलिक स्थिति इसे बेहद महत्वपूर्ण बना देती है दोस्तों। यह दर्रा नेपाल के सुदूर पश्चिम में भारत, नेपाल और चीन के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। भारत ने भी जो सड़क बनाया है वो रणनीतिक है। यह उत्तराखंड में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ एक ऐसे गलियारे पर भारत की स्थिति को मजबूत करने के बारे में है, जिसका सैन्य और लॉजिस्टिक महत्व है और जिसे चीन ने नेपाल को शामिल किए बिना भारत चीन के द्विपक्षीय व्यापार समझौतों में बार बार शामिल किया है। ऐसे में लिपुलेख को लेकर भारत और चीन का एक साथ आना बालेंद्र शाह के लिए राजनीतिक तौर पर चुनौती बन सकती है। काला पानी को लेकर भारत के खिलाफ नेपाल की एक वैध क्षेत्रीय शिकायत है, जो 1816 की सुगौली संधि की अलग अलग व्याख्याओं पर आधारित है। खासकर इस बात पर कि काली नदी का उद्गम कहां है, जिससे यह तय होता है कि वो क्षेत्र सीमा के किस तरफ पड़ता है। लेकिन भारत के खिलाफ इस दावे को जोर देकर उठाने की नेपाल की क्षमता अपने दोनों पड़ोसियों पर उसकी आर्थिक निर्भरता के कारण सीमित हो जाती है और चीनी पूंजी पर उसकी निर्भरता की वजह से उस स्वतंत्र रुख को बनाए रखना और भी मुश्किल हो जाता है। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों, लेकिन सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो लाइक के
बटन को जरूर दबा दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। वहीं जानकारी ये भी सामने आ रही है कि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर से आखिरकार नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह ने नहीं की मुलाकात। अब भारत दौरे पर भी सस्पेंस खड़ा हो गया दोस्तों। क्या ये प्रोटोकॉल की वजह से या फिर बालेंद्र शाह की है अकड़? बता दें, नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह ने आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप के दक्षिण और मध्य एशिया के लिए विशेष दूत सर्जियो गौर से मुलाकात नहीं की है। सर्जियो गौर नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत है और उनका दौरा बालेंद्र शाह से मुलाकात के बगैर ही खत्म हो गया है। सर्जियो गौर गुरुवार को 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 3 दिनों के दौरे पर काठमांडू पहुंचे थे और अमेरिकी टीम ने बालेंद्र शाह से मुलाकात की काफी कोशिशें की। इससे पहले अमेरिका के सहायक विदेश सचिव समीर पॉल कपूर ने भी पिछले महीने के अंत में काठमांडू का दौरा किया, लेकिन बालेंद्र शाह ने उनसे भी मुलाकात नहीं की थी। नेपाली मीडिया और थिंक टैंक के मुताबिक बालेंद्र शाह एक कूटनीतिक प्रोटोकॉल स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत वो किसी देश के प्रमुख या विदेश मंत्री स्तर के अधिकारियों से ही मुलाकात करेंगे। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बालेंद्र शाह ने अपने व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देकर अमेरिकी राजदूत से मिलने से मना कर दिया है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के प्रेस और अनुसंधान विशेषज्ञ दीपल दहल ने यह जानकारी दी है। दहल ने कहा कि वर्तमान में वो आंतरिक सुशासन से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अपने बेहद व्यस्त कार्यक्रम के कारण वो राजनयिक गौर से नहीं मिल पाए। दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि बालेंद्र शाह बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं और वो भारत, अमेरिका और चीन के बीच किसी भी गतिरोध में नहीं फंसना चाहते। वो पहले अपने आंतरिक मुद्दों पर फोकस करना चाहते हैं और धीरे धीरे विदेश नीति पर फोकस करेंगे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बालेंद्र शाह उन गलतियों से बचना चाहते हैं जो उनसे पहले के प्रधानमंत्रियों ने की। जी हां, केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा या कमल दहल प्रचंड ने खुद को चीन, अमेरिका और भारत के जियोपॉलिटिक्स में उलझा लिया था, लेकिन बालेंद्र शाह इस पचड़े में नहीं फंसना चाहते। तो वहीं आपको बता दे दोस्तों, पाकिस्तान के हाथ से यूएई पहले निकल चुका है, लेकिन अब चीन भी पाकिस्तान से खार खाए बैठा है। क्या सीपीईसी पर दम तोड़ देगी? इन दोनों की दोस्ती क्या है, जानकारी बता दें। पाकिस्तान के दोस्तों का अब धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है कि इस देश की सरकार और आला कमान के बस के कुछ भी नहीं है। वादा निभाना तो बहुत दूर की बात है, ये लोग मदद करने वालों की पीठ में छुरा घोंपने से भी बाज नहीं आते। पिछले दिनों की ही बात देख लीजिए। जंग की मुश्किलों से जूझ रहे यूएई ने जब पाकिस्तान से अपना उधार दिया पैसा वापस मांगा तो ये अपने ही अन्नदाता को बदनाम करने पर उतर आए। अब चीन का पारा भी पाकिस्तान पर 7वें आसमान पर है। पाकिस्तान में चीनी नागरिकों के साथ जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह से बीजिंग के सब्र का बांध टूट चुका है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी चीनी नागरिकों के लिए मुख्य रूप से बढ़ते आतंकवादी हमलों की वजह से खतरनाक बन चुका है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बोले तो बीएलए जैसे समूह सीपीईसी परियोजनाओं का विरोध करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि चीन स्थानीय संसाधनों का शोषण कर रहा है और इसका लाभ वहां की जनता को नहीं मिल रहा है। इस विरोध के चलते चीनी इंजीनियरों और श्रमिकों को निशाना बनाकर आत्मघाती हमले किए जा रहे हैं, जैसे 2021 का दाजू बस हमला और 2024 में शांगला में हुआ आत्मघाती विस्फोट। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 से अब तक आतंकवादी हमलों में कम से कम 20 चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं और कई घायल हुए हैं। इसके अलावा तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोले तो टीटीपी जैसे समूहों की सक्रियता और क्षेत्रीय अस्थिरता ने भी चीनी वर्कर्स के लिए सुरक्षा जोखिम को काफी बढ़ा दिया है, लेकिन शहबाज और मुनीर आर्मी इन सबकी रक्षा करने में पूरे तरीके से नाकाम साबित हुआ है। चीन के बड़े थिंक टैंक ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि चीन के भीतर अब पाकिस्तान की इन हरकतों को लेकर जबरदस्त झुंझलाहट साफ दिखने लगी है। चीन के आधिकारिक बयानों में भले ही पाकिस्तान एक रणनीतिक साझेदार है, लेकिन चीनी जानकारों और शिक्षाविदों के बीच गुस्सा बढ़ रहा है। चीनी जनता अब सीधे पूछ रही है कि क्या पाकिस्तान सरकार उनके नागरिकों की जान बचाने में सक्षम है। दोस्तों, पहले पाकिस्तान के साथ मतलब के लिए दोस्ती जोड़ी थी चाइना ने, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मतलब के लिए भी अब पाकिस्तान का साथ नहीं चाहिए। चाइना को जब से उसने अमेरिका के साथ संबंध बढ़ाने शुरू किए हैं तब से चीन लगातार पाकिस्तान पर हमलावर है, उससे नाराज है। जी हाँ दोस्तों, ये स्थिति है पाकिस्तान की, जहां पहले ही यूएई हाथ से निकल चुका है और अब चीन भी पाकिस्तान को छोड़ने वाला है। वहीं आपको अगली खबर बता दें, उधर पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को ताकतवर बना रहा अमेरिका, बड़े कॉन्ट्रैक्ट का कर दिया ऐलान। दोस्तों, अमेरिकी वायुसेना ने F-16 फाइटर जेट्स के रडार सिस्टम को लॉन्ग टर्म तकनीकी और इंजीनियरिंग सपोर्ट देने के लिए $488 मिलियन के नए कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है। खास बात यह है कि अमेरिका की इस बड़ी रक्षा डील के दायरे में पाकिस्तान भी शामिल है। ये अहम कॉन्ट्रैक्ट प्रमुख रक्षा कंपनी नॉर्थरोप ग्रोमन सिस्टम्स कॉर्पोरेशन को सौंपा गया है। इस कदम को अमेरिका के सहयोगी देशों की वायुसेना में F-16 की ऑपरेशनल तैयारियों को बनाए रखने के लिए अमेरिका की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या है निजी राय, जरूर कमेंट करके बताइएगा।
वहीं आपको बता दें ईरान जंग में मौका तलाश रहा है ट्रंप। कतर कुवैत यूएई को दिया डिफेंस सिस्टम समेत अरबों के हथियारों का प्रस्ताव। जी हां, पश्चिम एशिया में अस्थायी शांति के बीच अमेरिकी आर्म्स डील की खबरें सुर्खियों में है। अमेरिकी प्रशासन ने कांग्रेस की समीक्षा को दरकिनार करते हुए इजराइल, कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात को 8.6 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक के हथियारों की बिक्री का प्रस्ताव दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के हवाले से सिन्हुआ ने बताया कि इन चीजों में एडवांस्ड प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम, हवाई और मिसाइल डिफेंस रिप्लेनिशमेंट सर्विस और एक इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम शामिल है। ट्रंप ने सांसदों से कहा है कि ईरान के खिलाफ युद्ध समाप्त हो चुका है, इसीलिए संसद से सैन्य कार्रवाई के लिए मंजूरी लेने की तय समय सीमा उन पर लागू नहीं होती। व्हाइट हाउस ने इस बारे में अमेरिकी संसद को एक चिट्ठी भेजी है। पॉलिटिको के मुताबिक ट्रंप ने कांग्रेस नेताओं को लिखे एक पत्र में कहा है कि 7 अप्रैल 2026 के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच कोई गोलीबारी नहीं हुई है। वहीं आपको बता दें ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त ने की भारत की जमकर तारीफ, कहा इंडिया सीखने का बेहतरीन स्थान है। दोनों देशों के रिश्ते सबसे मजबूत दौर में है। जी हां, नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश भाग्यशाली हैं कि उनके नेता एक दूसरे का सम्मान करते हैं और अच्छे से संवाद करते हैं। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते इस समय अपने सबसे मजबूत दौर में हैं। उनका लक्ष्य है कि इन संबंधों को और ऊंचाई तक लेकर जाया जाए। उनके मुताबिक दोनों देशों के बीच चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के जरिए रणनीतिक तालमेल बढ़ रहा है। उन्होंने आर्थिक सहयोग को भी मजबूत आधार बताया। कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे को पूरा करती हैं, जिससे व्यापार और निवेश के नए अवसर बनते हैं। उच्चायुक्त ने भारतीय मूल के लोगों को दोनों देशों के बीच सबसे मजबूत मानवीय पुल बताया। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय तेजी से बढ़ रहा है और वहां की दूसरी सबसे बड़ी प्रवासी आबादी बन चुका है। उन्होंने भारत की विविधता की जमकर तारीफ की, सराहना की। जी हाँ, वहीं यूएई की मदद को आगे आया इजराइल। पहली बार मुस्लिम देश को दिया आयरन बीम, साथ में भेज दिए सैनिक भी। जी हां, मध्य पूर्व में बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के बीच एक बेहद अहम और ऐतिहासिक कूटनीतिक घटनाक्रम सामने देखने को मिला है। इजराइल ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाव के लिए गुपचुप तरीके से अपनी सबसे आधुनिक लेजर आधारित वायु रक्षा प्रणाली आयरन बीम को संयुक्त अरब अमीरात बोले तो यूएई में तैनात कर दिया है। साल 2020 में हुए अब्राहम एकॉर्ड्स के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का ये अब तक का सबसे बड़ा और अभूतपूर्व कदम है, जहां इजराइल ने न सिर्फ अपने अत्याधुनिक हथियार बल्कि उन्हें संचालित करने के लिए अपने सैनिक भी पहली बार किसी अरब देश की धरती पर उतारे हैं। गौरतलब है कि अमेरिका के साथ युद्ध विराम से पहले ईरान लगातार यूएई पर हमले कर रहा था। इस रक्षा समझौते की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इजराइल ने केवल हथियार निर्यात नहीं किए हैं, बल्कि इन प्रणालियों को ऑपरेट करने के लिए दर्जनों इजरायली सैन्य कर्मियों को भी यूएई में तैनात किया है। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि यह सैन्य मौजूदगी छोटी नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर बूट्स ऑन द ग्राउंड है। इसके अलावा इजराइल ने पश्चिमी ईरान से होने वाले मिसाइल लॉन्च की रियल टाइम खुफिया जानकारी भी यूएई के साथ साझा किया है। सवाल यह है कि उसका यह कदम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो आपको बता दें, दशकों तक अरब देशों और इजराइल के बीच कड़वाहट रही है। एक मुस्लिम या अरब देश को अपनी सबसे संवेदनशील तकनीक देना यह दर्शाता है कि इजराइल यूएई को अपना बेहद अहम और भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार मान चुका है। यह कदम ईरान को एक स्पष्ट संदेश है कि खाड़ी के अरब देश और इजराइल अब उसके खिलाफ एक साझा रक्षा मोर्चे पर खड़े हैं। युद्ध में इस्तेमाल होने वाली इंटरसेप्टर मिसाइलें जो हमलों को रोकती है करोड़ रुपए की होती है और ईरान लगातार सस्ते ड्रोन से हमले कर रहा था। ऐसे में लेजर आधारित आयरन बीम का प्रति फायर खर्च बहुत कम यानी लगभग ना के बराबर होता है, जिससे यह ड्रोन हमलों का सबसे सटीक और किफायती तोड़ बन गया है। वही नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर के 4 और मगराहाट पश्चिम के 11 बूथों पर शनिवार को दोबारा मतदान हुआ। साउथ 24 परगना में टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों ने दोनों पक्षों को शांत कराया। वहीं डायमंड हार्बर के फालता में स्थानीय लोगों ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला और पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया। लोगों ने बताया कि वोट डालने के बाद टीएमसी के लोगों ने उनके साथ मारपीट की और जब वे इसका शांति से विरोध कर रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। कई लोगों को पैर में, सिर में और हाथ में चोटें आई हैं। वहीं टीएमसी ने आरोप लगाया कि मगराहाट के बूथ नंबर 127 पर सुरक्षा बलों ने हमारे कैंप में तोड़फोड़ की और कार्यकर्ताओं से मारपीट की। घटना के बाद टीएमसी समर्थकों ने नारेबाजी की है। वहीं चुनाव आयोग ने बंगाल में 165 अतिरिक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर और 77 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए हैं। तो यह है पूरी स्थिति दोस्तों बंगाल के आज की वोटिंग की जो दोबारा से हुई है। अब 4 तारीख को असली खेला होने वाला है दोस्तों। जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में परचम लहराएगी और बदलाव होकर रहेगा।
देखते हैं रियलिटी में क्या होता है। अगर दोस्तों सारे एग्जिट पोल ऐसा ही कुछ आंकड़े साबित कर रहे हैं तो आप इससे ये समझ सकते हैं बेशक ये लड़ाई आर पार की ना हो पाए, लेकिन आंकड़े कुछ ऐसे फंसने वाले होंगे कि ममता बनर्जी को हाथ धोना ही पड़ेगा। आपकी इस पर जो भी राय हो जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं आप लोग क्या कहते हैं। लेकिन जो भी चाहता है कि बंगाल में बदलाव होना चाहिए तो बदलाव होना चाहिए, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। और जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक एक्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में। जय हिंद जय भारत।